महिंद्रा स्कॉर्पियो जिसे इंडिया में लॉन्च हुए अराउंड 20 साल होने वाले हैं और इन 20 सालों में इस गाड़ी की एक भी नई जनरेशन नहीं आई, तब भी ये गाड़ी इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवीज में से एक आती है हर एक महीने। तो ऐसा क्या है इस गाड़ी के पीछे और क्या थी इस गाड़ी की स्टोरी लॉन्च की, और अब तो वैसे भी इस गाड़ी की नई वाली जनरेशन लॉन्च हो रही है 20 साल बाद, तो उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी यार प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, आपका सिर्फ 1 सेकंड जा रहा है, आप एक रियल कारवर्सल प्रो बन सकते हैं। प्लीज आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, एक रियल कारवर्सल प्रो बन जाओ। इस महीने का हमारा 5,20,000 का एम है, देखते भाई आप कंप्लीट कराते हो या फिर नहीं। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो की स्टोरी स्टार्ट होती है 1990s में, जिसमें महिंद्रा सिर्फ एक व्हीकल असेंबलर थे, मतलब वो दूसरी कंपनियों के जो व्हीकल है वो असेंबल करते थे, और जो इनकी पार्टनरशिप थी फोर्ड के साथ ही, तो इसलिए कंपनी फोर्ड के ट्रैक्टर्स इंडिया में बेचे थे, असेंबल करते थे। और साथ ही में आप जानते होंगे या फिर याद होगा फोर्ड की एस्कॉर्ट, जो कि उस टाइम की फोर्ड की एक प्रीमियम सेडान थी, जैसे आजकल होंडा एकॉर्ड आती है, काफी लग्जरी होती है, उसमें काफी बढ़िया आपको फीचर मिलते हैं। उस टाइम की फोर्ड की एस्कॉर्ट थी और उसे महिंद्रा इंडिया में लोकली असेंबल करते थे फोर्ड के लिए, और बाद में फिर वो फोर्ड के नाम से बिकती थी। पर ऑब्वियसली जो फोर्ड एस्कॉर्ट है इंडिया में बहुत ही बढ़िया बिकी नहीं, क्योंकि जो गाड़ी का प्राइस है काफी महंगा था उस टाइम के हिसाब से, और जो उस टाइम की कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर थी इतनी थी नहीं, तो इसलिए भाई ऑब्वियसली वो एक काफी बड़ा फेलियर रहा और उस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। और इस टाइम के राउंड में महिंद्रा की थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग वाली जीप वगैरह आया करती थी, जिनमें बढ़िया ऑफ रोडिंग थी, लेकिन भाई ऑब्वियसली हर बंदा ऐसी गाड़ी चला नहीं सकता, तो इसलिए भाई महिंद्रा को कोई ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो कि हर बंदा चला पाए। पर लेकिन उस टाइम पे जो टाटा मोटर्स थे उनकी बहुत ही बड़ी पहचान थी, उनके जो कमर्शियल व्हीकल थे, उनके बसेस और ट्रक्स तो बहुत ही बढ़िया बिकते थे, और साथ ही में जो उनकी गाड़ियां थी सियरा वगैरह वो भी काफी फेमस हो गई थी इंडिया में। और जो मारुति है उसकी भी सेल्स काफी बढ़िया ग्रो करी थी, जो उनकी मारुति 800 है इंडिया में काफी बढ़िया परफॉर्म करी थी। तो इसलिए भाई आनंद महिंद्रा चाहते थे कि इंडिया में महिंद्रा की भी ऐसे एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बने पैसेंजर व्हीकल वाले सेगमेंट में, जैसे टाटा मोटर्स की है या फिर मारुति की है। और फिर 1993 में क्या हुआ कि पवन गोयनका, जो कि अब तो महिंद्रा की एमडी रह चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं, वो 1993 में जीएम में काम करके अमेरिका में काम करके आए थे, और अब उन्होंने महिंद्रा को ज्वाइन किया था, तो उन्हें जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उसकी बहुत ही बढ़िया नॉलेज थी। और उस टाइम पे एलन ड्यूरांटे भी कंपनी में थे, जो कि कंपनी का डिजाइनिंग वाला काम करते थे। फिर 1997 में महिंद्रा ऑटोमोटिव के अंदर प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो को लॉन्च करा, जो कि इस ब्रांड का एक नया प्रोजेक्ट था, जो कि यूटिलिटी व्हीकल होने वाला था, जिसमें आपको ऑफ रोडिंग तो सही मिलेगी, साथ ही में इस गाड़ी में चलाने में मजा आएगा, और इस गाड़ी को आप सिटी में भी और बाकी ऑफ रोड कंडीशन में भी चला पाएंगे। फिर 1998 तक इस ब्रांड ने जो ब्लूप्रिंट है प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो का वो रेडी कर लिया था कि जो प्राइसिंग है क्या होनी चाहिए, और साथ ही में गाड़ी किस मार्केट को टारगेट करेगी, गाड़ी में क्या क्या यूनिक होगा, और गाड़ी की जो प्राइसिंग वगैरह है उसकी लॉन्च वगैरह वो सब तैयार हो रहा था। और इस प्रोजेक्ट का मेन एम था कि जो प्रोजेक्ट है बहुत ही सस्ता होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम महिंद्रा से बहुत ही बड़ी कंपनी नहीं थी, तो वो R&D पे ऐसे कुछ बिलियन डॉलर्स नहीं खर्च सकते, तो इसलिए भाई प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग थोड़ी कम रखनी थी, ताकि जो गाड़ी है सस्ते में तैयार हो और महिंद्रा अपनी आइडेंटिटी बना पाए कि हम भी गाड़ी बना सकते हैं, और आगे फिर फर्दर लॉन्च कर पाए। और इस प्रोजेक्ट को सस्ता रखने के लिए कंपनी ने एक आइडियोलॉजी या फिर एक टेक्निक का इस्तेमाल करा था, जिसका नाम है IDAM, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डिजाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग। जिसमें क्या होता है कि जो कार मेकर है, आपको ऑब्वियसली पता होगा कि बहुत ही सारी आउटसोर्सिंग करते हैं अपनी गाड़ी को बनाने में, क्योंकि जो गाड़ी है उसमें बहुत ही सारे पार्ट होते हैं, तो इसलिए जो हेडलाइट्स है कोई और कंपनी बनाती है, जो बॉडी पार्ट्स है उसमें डिफरेंट कंपनीज इस्तेमाल होती है बनाने में, जो पेंट है किसी और कंपनी का होता है, ऐसे ऐसे डिफरेंट कंपनीज इन्वॉल्व होती है। तो महिंद्रा ने क्या करा कि जो उनके सप्लायर है उनसे जाके डायरेक्टली बोला कि गाड़ी हम बना रहे हैं, आप गाड़ी को डिजाइन कर लो, जो आपको सस्ता पड़ता है वैसा वैसा काम कर लो, और हम आपके साथ हैं, हम आपको थोड़ी इनपुट देंगे, आप थोड़े बहुत इनपुट दो, और हम गाड़ी बनाते हैं, ताकि जब वो सप्लायर्स अपने पार्ट को सप्लाई करे तो उन्हें ऐसे बहुत ही ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े अपनी सप्लाई चेन में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, और जो गाड़ी की कॉस्ट है, जो R&D कॉस्ट है कम रहे, और साथ ही में जो महिंद्रा है जिनके पास इतनी कोई बड़ी फैक्ट्री तो थी नहीं, तो उनकी भी जो R&D कॉस्ट है वो कम रहे। तो भाई ये सोचो, उस टाइम किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये गाड़ी इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी, और 20 साल भी इसकी नई जनरेशन ना आए तब भी ये गाड़ी इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी बनी रहेगी, तो भाई बहुत ही बढ़िया हो गया। फिर जो एलन ड्यूरांटे है उन्होंने बताया था कि उनकी जो इनिशियल आइडियोलॉजी थी इस गाड़ी को डिजाइन करने में, कि कोई भी एक 10 सीटर यूटिलिटी व्हीकल लेना और उसे एक्सटेंड करके 13 सीटर बना देना, ताकि जो कंपनी है उसकी थोड़ी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन पाए, और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो R&D कॉस्ट है, काफी कम रहे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एलन ड्यूरांटे महिंद्रा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि एक बार आप डिजाइन ऑफिस में आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। और जो आनंद महिंद्रा है डिजाइन ऑफिस में जाते हैं, और जो एलन ड्यूरांटे उन्हें दिखाते हैं एक 7 सीटर एसयूवी का प्रोटोटाइप, जो कि उस टाइम उस कंपनी के एक फ्रेशर, जो कि एक 26 साल का IITian था, उसने बनाया था। और भाई आनंद महिंद्रा ने जब देखा उन्हें भी बहुत ही पसंद आया। फिर उन्होंने पूछा पवन गोयनका से और एलन ड्यूरांटे से कि इस वाली अगर हम गाड़ी को बनाते हैं, और जो हमारी पहली वाली आइडियोलॉजी थी कि 10 सीटर गाड़ी को 13 सीटर बना दो, अगर उसे खत्म करते हैं तो कितनी कॉस्टिंग आने वाली है। और फिर जो एस्टिमेट लगाया गया वो अराउंड 550 से लेके 600 करोड़ के बीच में था। Back to the board, and board said go ahead.
और उस टाइम फिर महिंद्रा ने कहा कि हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि गाड़ी चली ना, कोई बात नहीं, हमें चलानी पड़ेगी, क्योंकि भाई कंपनी थोड़ी छोटी थी उस टाइम के हिसाब से, और जो कंपनी के पास कैश था, जो एसेट्स इतने थे नहीं कि अगर ये 600 करोड़ खत्म हो गए तो कंपनी दोबारा सर्वाइव कर लेगी। तो फिर ऑफिशियली जो प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो है, जो आज हम स्कॉर्पियो देखते हैं, उसको ग्रीन लाइट मिली और ऑलमोस्ट 5 साल लगे। 120 बंदों के आसपास की टीम थी जो कि इस गाड़ी की डिजाइनिंग पे लग गए, इसके मैकेनिकल फंक्शन पे लग गए, अपने सप्लायर से एकदम कोलैबोरेट होके इस गाड़ी को डिजाइन करने में लग गए। और फिर ऑफिशियली जून 20, 2002 को इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च होता है 5.5 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया के दाम में। और उस टाइम पे सोचो इस गाड़ी का जो मेन राइवल था वो कौन सा होगा? मारुति एस्प्रेसो। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। जो उस टाइम पे इस गाड़ी का मेन राइवल था उसका नाम था टाटा सफारी, जो कि इतनी ज्यादा ब्रांडेड गाड़ी थी, उसमें टाटा का नाम था। आपको बढ़िया 4x4 ऑफ-रोडिंग मिलती थी और साथ ही में जो गाड़ी है उसकी लुक्स भी अच्छी थी। लेकिन एक चीज अच्छी क्या हुई कि जो सफारी है उसका प्राइस अराउंड 8 लाख से भी ऊपर का था इंडिया में एक्स-शोरूम इंडिया। लेकिन जो हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च हुई 5.5 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में लॉन्च हुई। तो जो प्राइस डिफरेंस था दोनों गाड़ियों में काफी बड़ा था और इसलिए भाई ऑब्वियसली क्या हुआ, जो स्कॉर्पियो है उसकी तरफ बहुत ही बढ़िया अट्रैक्शन बढ़ गई कंज्यूमर्स की। और ऑफिशियली ये जो 600 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो कि महिंद्रा हार नहीं सकते थे, वो ऑफिशियली सक्सेसफुल हो गया। और आज जो हम गली गली में स्कॉर्पियो देखते हैं वो हमें आज देखने को मिली। और डीजल के साथ साथ इस गाड़ी में एक पेट्रोल का ऑप्शन भी था जिसका नाम था रेव 116, जिसमें आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलता था। आपको 116 हॉर्स पावर मिलती थी और उस टाइम में सफारी में भी आता था पेट्रोल, तो इसलिए भाई इस वाली कंपनी ने भी किया। और इसमें आपको जो प्राइस है अराउंड 7 लाख रुपए का देना पड़ता था एक्स-शोरूम इंडिया। फिर 2003 में इस गाड़ी को यूरोप में लॉन्च करा गया, महिंद्रा गोवा के नाम से, स्पेसिफिकली इटली में। और फिर 2006 में इस गाड़ी को रशिया में लॉन्च करा गया, तो भाई रशिया में भी हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो बिकती है। और फिर 2006 में इस गाड़ी का एक नया थोड़ा फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च करा जिसमें आपको थोड़े नए फीचर मिले। फॉर एग्जांपल आपको CRDE इंजन मिला जिसमें पहले से बढ़िया पावर थी, पहले से बढ़िया टॉर्क था, और साथ ही में आपको जो इसकी रेयर की लाइट्स है और जो सामने के बम्पर वगैरह है उनकी लुक्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस मिले। और अभी भी इस गाड़ी का जो प्राइस है काफी कुछ सिमिलर ही था, 6 लाख रुपए के आसपास का था एक्स-शोरूम इंडिया। फिर 2009 में इस गाड़ी की एक और नई जनरेशन लॉन्च होती है जिसमें आपको पहले से और नई लुक्स मिलती है, आपको नई हेडलाइट्स मिलती है, आपको नया बॉनेट मिलता है, आपको नए बम्पर मिलते हैं, आपको नए अलॉयज मिलते हैं, रेयर में आपको नई लुक्स मिलती है, साथ ही में जो इंटीरियर है उसमें आपको नए एडेड फीचर्स मिलते हैं। और अभी इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिला जो कि पहली इंडिया की डीजल एसयूवी बनी जिसमें आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है, तो भाई बहुत ही बढ़िया हो गया। और फिर 2009 में इस गाड़ी का एक पिकअप वाला वर्जन जिसका नाम था महिंद्रा गेटअवे, उसको लॉन्च करा ऑस्ट्रेलिया में महिंद्रा पिकअप के नाम से। और इस गाड़ी की उस टाइम में 2 स्टार की रेटिंग थी एनकैप की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करने के लिए इस गाड़ी में थोड़े और फीचर्स को ऐड कर दिया सेफ्टी में, ताकि इस गाड़ी की 3 स्टार की रेटिंग हो जाए और ऑस्ट्रेलिया के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से गाड़ी मीट कर पाए। और फिर आते हैं भाई रोहित शेट्टी, इन्होंने इस गाड़ी को इतना फेमस कर दिया अपनी मूवी से, इतना बड़ी से ऐसे उड़ा दिया, फाड़ दिया, जिनकी मूवीज में पुलिस वाले हैं उनको ये गाड़ी दे दी। तो भाई ये गाड़ी बहुत ही फेमस थी। और भाई इंडिया की जो मूवीज है उनकी एक थीम बन गई है कि जो ब्लैक वाली स्कॉर्पियो है वो जनरली गुंडों के पास होती है और जो व्हाइट वाली स्कॉर्पियो है वो जनरली पुलिस वालों के पास होती है। तो भाई बहुत ही बढ़िया डिस्टिंक्शन कर दी। फिर 25 सितंबर 2014 को इस गाड़ी की 3rd जनरेशन लॉन्च होती है, अभी भी कोई फेसलिफ्ट नहीं है, जिसमें आपको नई लाइट्स मिलती है, आपको नया बॉनेट मिलता है, आपको नए अलॉयज मिलते हैं, इंटीरियर आपको नया मिलता है जो कि है तो प्लास्टिक का, लेकिन जो उसकी थीम है, जो उसका स्टाइल है, थोड़ा डिफरेंट है। साथ ही में आपको टच स्क्रीन मिलती है और आपको रेयर में थोड़ी और डिफरेंट लुक्स मिलती है। और अब इस गाड़ी के बेस मॉडल का प्राइस था 8 लाख रुपीज और जो टॉप एंड स्पेक है उसका प्राइस था 11.5 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। तो अभी भी ये गाड़ी काफी वैल्यू फॉर मनी थी, काफी सही था इसका प्राइस। और फिर 2017 में इस गाड़ी का नया वर्जन आता है जिसमें आपको नई ग्रिल मिलती है, आपको नए अलॉयज मिलते हैं और पीछे आपको थोड़ी और डिफरेंट लुक्स मिलती है। बाकी जो गाड़ी है पूरी सेम है। और आपको एक और डिफरेंस मिलता है कि अब इस गाड़ी में आपको 140 हॉर्स पावर मिलती है इसके 2.2 लीटर वाले इंजन से, डीजल वाले से, जो कि पिछली वाली जनरेशन में 120 थी। और अभी इस गाड़ी का प्राइस होता है 9.97 लाख रुपीज से लेके 14.8 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। और अब इस गाड़ी में आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है जिसका प्राइस था 16 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया। और अब अगर आप देखो तो इस गाड़ी का प्राइस पिछले 3 साल में इतना बढ़ गया है, जिसमें इस गाड़ी का बेस मॉडल जो है उसका प्राइस है 12,80,000 रुपीज और जो टॉप एंड स्पेक है नॉन ऑल व्हील ड्राइव वाला टॉप एंड स्पेक जो कि पहले 3 साल पहले तक 14.8 का था, उसका प्राइस है 17.6 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। तो इस गाड़ी का प्राइस 3 साल में ऑलमोस्ट पर वेरिएंट 3 लाख रुपए बढ़ गया है। पर तभी भाई ये गाड़ी बहुत ही पसंद है लोगों को। अभी भी ये गाड़ी जो कि इतनी पुरानी हो चुकी है, अभी भी इस गाड़ी की 3-4 हजार यूनिट बिक रही है हर एक महीने और इसके अराउंड 6-6.5 लाख यूनिट इंडिया में डोमेस्टिकली बिक चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया में जो इसका गेटअवे वाला वर्जन है
जो इसका पिकअप वाला वर्जन है बहुत ही फेमस है, वहाँ के लोगों को बहुत ही पसंद है। और भाई ऑफिशियली मैंने डिकोड कर लिया महिंद्रा की स्ट्रैटेजी कि कैसे वो गाड़ियों को आजकल लॉन्च कर रही है और क्यों उनकी इतनी डिमांड हो रही है गाड़ियों की, कि वो जो पहली वाली जनरेशन है गाड़ी की जो कि अभी तक लॉन्च हो रखी है और जो कि बिक रही है, उसका प्राइस बढ़ाते रहते हैं दूसरी गाड़ी के लॉन्च से 1-2 साल पहले तक, ताकि लोगों को लगे कि जो गाड़ी है बहुत ही महंगी है। लेकिन गाड़ी की डिमांड इतनी है कि लोग खरीदते जा रहे हैं और जब वो नई वाली जनरेशन लॉन्च करते हैं उसका प्राइस पहले वाले से कम रख देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि जो नई वाली जनरेशन है पहले से भी सस्ती है और उसमें आपको पहले से बहुत ही सारे फीचर मिलते हैं, तो ये तो वैल्यू फॉर मनी है ही, तो इसे जाके ले लो। तो ये है भाई महिंद्रा की स्ट्रैटेजी जो कि मुझे लगता है। और बाकी जो नई वाली स्कॉर्पियो है 2022 में ऑफिशियली लॉन्च होगी और जो 3 महीने मेरे ख्याल से जिसमें लॉन्च हो सकती है। पहला है जून, क्योंकि जो पहली वाली स्कॉर्पियो थी जो कि सबसे पहले वाली थी वो जून में लॉन्च हुई थी। सेकंड महीना है अगस्त या फिर अगस्त 15, क्योंकि जो XV700 है या फिर जो नई वाली थार है दोनों ही अगस्त 15 को लॉन्च हुई थी या फिर अक्टूबर में लॉन्च हो सकती है। तो भाई यही 3 महीने जो कि मैं मानता हूँ कि लॉन्च हो सकती है गाड़ी, पर पक्का लॉन्च होगी। मैं आपको एकदम डिटेल में वीडियो बना के दिखाऊंगा इस गाड़ी की। और बाकी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। हमारा 5,20,000 सब्सक्राइबर का एम है, देखते आप कंप्लीट कराते हो या फिर नहीं।